चलिए बेटा, तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो क्या है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स। ठीक है, तो आज की हेडिंग आप लगा दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स। देखो यहां आप लोगों को काफी सारी चीजें जो है वो समझनी पड़ेगी। अगर आपने 11th में उसको ढंग से किया है तो वेल एंड गुड, और अगर 11th में ढंग से नहीं किया है तो एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है। पूरा टॉपिक आज फिजिकल प्रॉपर्टी पे लगभग चलेगा, उसके बाद में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज अगर टाइम मिला तो आगे करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बेटा एक बात याद रखना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनमें आता क्या है। तो मेन आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में समझना है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। इसके अलावा भी डेंसिटी वगैरह होती हैं, हमारे को जिस पे फोकस ज्यादा करना है वो क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। इज इट क्लियर? नाउ एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती है ये इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस पर डिपेंड करती है, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस पर डिपेंड करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि देखो अगर मैं कह रहा हूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप क्या समझ रहे हो। तो आपको यह समझना है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल और वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप का इंटरैक्शन है। अगर वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरैक्शन स्ट्रांग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, और अगर ये वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट वीक। मैं ये कहना चाहता हूं, बच्चा दिमाग में क्या लेके आ जाता है कई बार कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वाटर टूट रहा है। नहीं, वाटर नहीं टूट रहा है, वाटर के बीच के मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स है, इंटरैक्शंस है, उनको देखना है वो कितने स्ट्रांग है या वो कितने वीक है। नाउ अब आपके दिमाग में क्या आएगा, तो सर कितने टाइप के इंटरैक्शंस होते हैं। तो ये वैन डर वाल फोर्स है, ये जो होते हैं आपके चार तरह के होते हैं मेनली। कौन से? एक आपने पढ़ा होगा डाइपोल, या पहले मैं इसको उसी ऑर्डर में लिख देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड, देन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, then dipole induced dipole interaction, and finally induced dipole interaction। ये होता है एक तरह से इन बॉन्ड्स का ऑर्डर, इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर कह दो, जो भी आपको कहना है कह सकते हो। थोड़ा सा समझ लो होता क्या है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को 11 में पढ़ाया गया था। हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ दी when bonded with oxygen atom of the other molecule, or fluorine atom of the other molecule, or hydrogen atom of the other molecule। अगर इस टाइप के इंटरैक्शन की बात हो रही है तो वो क्या कहलाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। तो HF के बीच के इंटरैक्शंस भी आपने देखे थे 11th में, ये भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया के बीच के इंटरैक्शंस भी आपने देखे, वो भी किस में काउंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में काउंट होते हैं। अल्कोहल एंड वाटर, उनके बीच में भी क्या काउंट होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट होता है। ये आपका अल्कोहल, ये आपके लिए हो गया वाटर, और इनके बीच में भी आपका जो बॉन्ड आएगा, इंटरेक्शन आएगा, वो क्या कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड माना जाता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की स्पेशल कंडीशन भी बोलते हैं, है ना। रिमेंबर यहाँ ऑक्सीजन ही होगा, सल्फर होगा तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फ्लोरीन की जगह अगर क्लोरीन ब्रोमीन आ गया तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, या अगर नाइट्रोजन की जगह पे फास्फोरस आ गया तब भी वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ सिर्फ 3 एटम्स की मेनली बात होती है, ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में आपके आ जाता है फ्लोरीन। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद में डाइपोल डाइपोल लाइक HCl और HCl, मैंने अभी आपको क्लियर किया। HF और HF के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, बट HCl और HCl के बीच में जो इंटरैक्शन है उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ऐसा माना जा रहा है कि भाई इस पे नेगेटिव है पार्शियल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये एक परमानेंट डाइपोल की तरह बिहेव करेगा।
किसकी तरह बिहेव करेगा, परमानेंट डाइपोल, और वो डाइपोल कैरेक्टर इनके अंदर खुद में। याद करो अभी अपन ने पीछे CX बॉन्ड के कैरेक्टर में भी यही बात बोली थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का जो डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स के बीच का डिफरेंस होगा। अभी यहाँ पे कार्बन नहीं है तो मेरे लिए यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है ना। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा, बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा। तो बेसिकली जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा, और इनके बीच के अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इज इट क्लियर। दूसरी तरफ आ जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब यहां पर एक तो होगा परमानेंट डाइपोल जिसके पास प्रॉपर प्लस माइनस देखने को है, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जो बेसिकली नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर। अब ये माना जाता है, थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि ये जो डाइपोल है जिसको हम परमानेंट डाइपोल मानते हैं, ये डाइपोल इसे इंड्यूस करता है। इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है, उसे एक्साइट करता है, उसे फोर्स करता है कि ये इसके अंदर पोलैरिटी लाए। और ये थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो समझ में आता है कि इसके जो, अगर ये नेगेटिव पार्ट इसका सामने लेके जाएगा तो इस न्यूक्लियस के, इसके पास जो न्यूक्लियस है ना, अब देखो ये मॉलिक्यूल हो गया है। याद करो अगर थोड़ा सा MOT के अंदर चलें तो MOT में हमने कहा था कि MOT में मॉलिक्यूल्स जब बन जाते हैं तो वो एक पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कन्वर्ट कर जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब दो एटम जब आपस में कंबाइंड होंगे, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होंगे तो न्यूली फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस एक से ज्यादा होंगे। पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर एटम्स हम बोल रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने उनको कहा था, राइट। फिर हम उसमें कहा था एक एंटी बॉन्डिंग होता है, एक बॉन्डिंग होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, राइट। तो अब मेरे कहने का मतलब है इनके पास जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इसके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से हल्का सा क्या होता है, अट्रैक्ट, जिसकी वजह से इसमें भी क्या प्रोड्यूस होता है, आपका डाइपोल प्रोड्यूस होता है, बट वो टेम्परेरी होता है, वो इसकी वजह से होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा इंड्यूस्ड डाइपोल। एक ऐसा डाइपोल जो किसी और की वजह से इंड्यूस हुआ है। नेक्स्ट केस में आपके आ जाता है कि दोनों ही कैसे हैं आपके, इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब दोनों में किसी तरह का कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ नहीं है, H2 और H2। ये सबसे वीकेस्ट टाइप का बॉन्ड है इन सब में से, और ये माना जाता है कि जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उन सब के बीच में यही, मतलब कुछ ना कुछ होता है अट्रैक्शन। कैसा होता है, कितना होता है, वो सब हमें नहीं पता है ना। जितनी भी इनर्ट गैसेज है, जितनी भी इनर्ट गैसेज है, उन सब के अंदर भी कौन सा देखा जाता है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन माना जाता है। इसी का ही दूसरा नाम हम क्या पढ़ते हैं, लंदन फोर्सेस। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, लंदन फोर्स। इसी का ही कुछ बुक्स में डिस्पर्जन फोर्स नाम भी आता है। क्या नाम आता है इसका, डिस्पर्जन फोर्स। ये सब इसी के नाम है। तो पहले तो आप ये बताइए मुझे कि टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आपको समझ में आया या नहीं आया, बात क्लियर, इज इट एनी प्रॉब्लम, नहीं। चलो देखो आगे है बेटा, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा अब इसके आगे क्या करना है, तो ये तो हमने समझा सिर्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं एक बार इसको हटा दूं, हाँ ये चीज सिर्फ समझने की थी। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता था तो मैंने एक बार बता दिया। बेसिकली अब आपको याद क्या रखना है कि सारा खेल किसका है, वंडरवॉल फोर्स का है। किसका है, वंडरवॉल फोर्स का है। और इसमें भी हम लोग क्या बात करेंगे, एक हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर वो नहीं है या उससे आगे है तो क्या बात करेंगे, डाइपोल डाइपोल, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और उस फाइनली हम बात करेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल की। अब देखो कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है उसको भी समझो। जैसे अगर आपको ये पूछा होता कि अल्काइल हैलाइड्स और मान लीजिए आपको बोल दिया जाए अल्कोहल्स, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका कम है, आपका क्वेश्चन होता फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अदर्स। अब सुनो वहां कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो देखो अभी आपको यह दिमाग लगाना है कि अल्काइल हैलाइड, कई बच्चा पता है क्या सोचता है, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल का कंपैरिजन करना है ना तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड देखता है, नहीं इसके बॉइलिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो कहने का मीनिंग यह है
कि एल्काइल हैलाइड दूसरे एल्काइल हैलाइड से कैसी बॉन्डिंग रखता है, और उसको उसके बेसिस पे आप क्या बात करोगे, और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, या तो उसकी बात देखो। अब ये कॉन्सेप्ट लगाना ही कब है, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तब ये कॉन्सेप्ट लगे। कौन सा वाला? वंडरवॉल फोर्स वाला। बात समझ में आई? अब जरा देखो तो इसमें कौन सा हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इसमें कौन सा हो गया, तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल, तो मैं कहूंगा कि अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स अल्काइल हैलाइड से क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ यहां, बाकी आने वाले हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में यूज होगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे। अब अगर मैं एक एल्काइल हैलाइड की, रिमेंबर, इसकी इसके साथ कंपैरिजन करूं एंड देन इसके साथ कंपैरिजन करूं, तो क्या होगा? अब सुनो, अब मेरे लिए ये तीनों एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। इसका इसी के मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल डाइपोल ही है, इसका भी इसके मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल डाइपोल है, इसका इसी के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। तो समझने वाली बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट की हम बात यहां पे नहीं करेंगे। मतलब अब हम वंडरवॉल फोर्स और कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं उन पर जाएंगे, बिकॉज इन तीनों में लगने वाला फोर्स कौन सा है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो मेरे लिए अब एक ही टाइप का इंटरैक्शन है, तो कंपैरिजन किस चीज का करूं भाई? तो अब एक नया कॉन्सेप्ट समझो, लगभग हर जगह ये आपका काम आएगा। वंडरवॉल फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो उसका वंडरवॉल इंटरैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। बट रिमेंबर, उन दोनों के, उन सबके अंदर जो टाइप ऑफ वंडरवॉल बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, सेम। तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के बाद में क्या आता है आपका, इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। और ब्रांचिंग से ही हम लोग सरफेस एरिया को भी, है ना, रिजेंबल कर लेंगे। पहले तो ये एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, लिख लो, फिर हम क्वेश्चन पे आगे आते हैं, आपको कंपैरिजन करवाते हैं। कंपैरिजन करने का बोलेगा तो कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीजें आपके आगे हर चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी। तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे, अब क्या कहना है। तो सपोज कि आपको मैंने जो भी एग्जांपल लिया था, एक है CH3Cl, एक है CH3CH2Cl, और एक है आपके पास ये। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग in their increasing order of boiling points. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। अब यहां क्या समझना है, तो सुनो, अगर मुझे इन तीनों को कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा क्या तीनों में वंडरवॉल बॉन्ड सेम टाइप का है। यस, तो मुझे आगे चलना पड़ेगा। अब जरा बताओ, इन तीनों में इसका मॉलिक्यूलर वेट और इसका मॉलिक्यूलर वेट और फिर आगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, क्या अप टू डाउन आ रहा हूं? तो मॉलिक्यूलर वेट मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, बिकॉज देखो Cl तीनों में है, एक CH3 तीनों में है, बट इसमें एक CH2 एक्स्ट्रा है, इसमें 2 CH2 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कंटिन्यूअसली अगर चले तो इनके मॉलिक्यूलर वेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो याद रखो, मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। इज इट क्लियर? अब अगर यही क्वेश्चन ऐसा ही होता, सेम क्वेश्चन, लेकिन ऐसे होता, अब बताओ मुझे क्या होगा।
है बेटा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर का? फर्स्ट का, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ, है ना? वेरी गुड। नहीं नहीं, अच्छी बात है। किस लॉजिक से आप कह रहे हो कि फर्स्ट का बढ़िया होगा? नो लॉजिक, जस्ट तुक्का, है ना? देखो बेटा, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ वापस। वंडर वॉल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगेन, क्या ये सारे हैलाइड्स हैं? सबके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे, तो ये वाला जो टाइप ऑफ वंडर वॉल फोर्स देखने की तो जरूरत। अब जरा बताओ, सबके पास CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 है, तो जरा बताओ बेटा, आयोडीन का वेट ब्रोमीन से, ब्रोमीन का क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन का, तो क्या अगेन मैं अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अप टू डाउन आएंगे, तो क्या मॉलिक्यूलर वेट बेटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आया ना? इज इट क्लियर? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, कितने यहाँ पे तो चार ही है ना? 2 3 4। अब आपके पास में ये 3 एग्जाम्पल, और अब आपसे पूछा जाएगा तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? फर्स्ट का ज्यादा होगा। रीजन, अब देखो यहां का रीजन क्या दिमाग लगाना है। देखो, तीनों के पास मॉलिक्यूलर वेट सेम है। कैसे सेम हुए? तीनों के पास 4 कार्बन्स, तीनों के पास टोटल 9 हाइड्रोजन्स, है ना? बाकी सब Cl वगैरह सब सेम। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट और इसका मॉलिक्यूलर वेट सारे एक जैसे। तो मॉलिक्यूलर वेट के बाद में क्या आती है बेटा? ब्रांचिंग, जो कि इसकी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो एक बात समझना, है ना? मुझे 4 पेन दियो फटाफट, 4-5 पेन दो। देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे ये आपका एक कार्बन होता है टेट्राहेड्रल, है ना? ये मेरा जो हाथ है वो कार्बन हो गया, 4 इसके क्या हो गए आपके पास? बॉन्ड्स हो गए। अब अगर ये इवन लॉन्ग कार्बन चेन भी बनाती है, तब भी वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी ओरिजिनली में, क्योंकि इसका वापस टेट्राहेड्रल ऐसा 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 रहेगा, फिर उसके आगे टेट्राहेड्रल। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि इस कार्बन के आगे एक और कार्बन है, और उस कार्बन के आगे डायरेक्ट कार्बन नहीं है, फिर इधर से और हो गया, इधर से एक और कार्बन हो गया। सपोज करो ऐसे ऐसे मेरे पास 4 और होते। 1 है आपके पास? किसी के पास एक्स्ट्रा पेन्स? लाओ फटाफट लाओ। इसको भी मैं टेट्राहेड्रल बोल सकता हूं, और ये भी टेट्राहेड्रल है। अब अगर एक बार के लिए मुझे टेट्राहेड्रल को करना है, तो मैं ये ऐसे बोलूंगा, इधर वापस ये टेट्राहेड्रल, इधर वापस ये टेट्रा, और इधर से वापस ये, और उसमें भी वापस आप देखो एक कार्बन, ये एक कार्बन, इधर एक Cl, इसमें वापस एक CH3, इधर भी और इधर भी। कॉन्सेप्ट ये कहता है जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी, धीरे धीरे मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में आएगा। अगर आप इसको देखो तो ये एक बॉल की शेप में आ जाएगा, यस और नो? लेकिन अगर ये सारे ऐसे नहीं होते, यहां H H H होता, तो अगेन इसके आगे एक CH3 ऐसे होता, CH2, फिर उसके आगे एक और CH2, फिर उसके आगे एक और ऐसे CH2, और फिर Cl। तो दोनों के केस में अगर आप ध्यान दो तो आपको क्या दिखेगा? आपको यह दिखेगा कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रही है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में आ रहा है। स्फीयर जो होता है, गोला, स्फीयर का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। सरफेस एरिया कम है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा
तो मुझे बताओ बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेगी या वीकर रहेगी? वीक रहेगी। जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट, अगर मैं किसी ऐसे मेरे किसी बुक को ऐसे लेके, या ये रिमोट है, इस रिमोट को लेके ऐसे चिपकाऊंगा तो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, तो ये क्या होगा? ज्यादा बढ़िया चिपकेगा। लेकिन इसी को मैं ऐसे करके चिपकाऊं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, ये वाला का एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। तो स्फीयर में तो पूरा गोला है, पर गोले का तो एक डॉट ही बस टच होगा। जब आप दो बॉल्स को, फुटबॉल्स को पास में लाओगे तो उनका कितना हिस्सा एक दूसरे के टच में आता है? बहुत कम। यही फुटबॉल्स को फाड़ के अगर पास में चिपकाओ तो बहुत सारा एरिया कवर होगा। सारा खेल वही है भाई। बात तो इंटरेक्शंस की तो हो रही है। इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग बॉन्ड उतना स्ट्रांग, इंटरेक्शन जितना वीक बॉन्ड उतना ही वीक। तो यहां पर आपको समझना यह है कि ड्यू टू ब्रांचिंग द सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, या उल्टा समझो, ब्रांचिंग घटेगी तो सरफेस एरिया। इसीलिए मैंने ब्रांचिंग को और सरफेस एरिया को पीछे क्या रखा था? हाँ, ये रहा। तो ब्रांचिंग और सरफेस एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखने का मतलब समझ में आया। तो अब सीधा सीधा फैक्ट क्या दिमाग लगाओगे आप? सीधा फैक्ट एक ही है, अप टू डाउन आएंगे तो क्या बढ़ेगा आपका? ब्रांचिंग बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये तीनों एक तरह से 3 क्वेश्चंस हैं। इज इट क्लियर? सबको प्रॉब्लम कोई नहीं? हो जाएगा, लिखो। देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद में एक छोटी सी चीज और समझनी है, और वो ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो भी वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसी सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। ऑलमोस्ट एक कॉन्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट का इस मेल्टिंग पॉइंट को यूनिक बनाता है, और वो है सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। देखो, अगर मैं ज्यादा अंदर चला जाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर मैं बिल्कुल ब्रीफली अगर आपको मैं बताऊं कि मॉलिक्यूल का सिमेट्री, मॉलिक्यूल की सिमेट्री मेल्टिंग पॉइंट को कैसे अफेक्ट करती है। अगेन वही बात, दो एटम के बीच के इंटरेक्शंस मैटर करते हैं। सारा खेल बॉइलिंग पॉइंट को चाहे मेल्टिंग पॉइंट को, सब में यही है। वही वंडरवॉल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही मॉलिक्यूलर वेट, वही सब कुछ। मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिमेट्री का। मेल्टिंग पॉइंट बाकी सब चीजों के साथ साथ सिमेट्री पर भी डिपेंड करती है। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, इफ अ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, 3 चीजें देखनी होती है: प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। वैसे डिटेल नहीं है तुम्हारी बुक में, बट बेसिकली अगर मैं कहूं तो ज्यादातर प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हारे आती है। एक ऐसा प्लेन जो उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करे, नॉन डिस्टिंग्विशेबल पार्ट्स में डिवाइड करे। वो प्लेन अगर किसी के पास प्रेजेंट है तो वो क्या है? सिमेट्रिक। मतलब एक ऐसा कट लगा सकूं मैं मॉलिक्यूल में जिससे कि दो वो इक्वल पार्ट में टूट जाए, बराबर भागों में टूट जाए, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, सममित है, तब तो मैं क्या कहूंगा कि उसका बॉइलिंग, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। ये एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे आरबीएससी बोर्ड में। मॉलिक्यूल दे रखा है आपके पास में, एक ये है, एक ये मॉलिक्यूल दे रखा है, और एक ये मॉलिक्यूल दे रखा है। ठीक से, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था डाई हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स। ये क्या है? सारे उसके आइसोमर्स है ना। और कौन से आइसोमर्स है? पोजिशनल आइसोमर्स। अगर आप देखो ध्यान से तो Cl तो उसी जगह पर है, लेकिन दूसरा Cl विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट Cl के अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है। तो एक तरह से ये क्या हो गए? पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। अब इन तीनों के अंदर किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों? तो इसका आंसर आता है थर्ड का, सेकंड और फर्स्ट। अब सुनो ध्यान से बात, इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है।
रीजन क्या बात कर रहा था सबसे पहले, वंडरवॉल फोर्स तीनों में एक जैसा लगेगा क्योंकि मॉलिक्यूल एक जैसा है, मॉलिक्यूलर वेट तीनों का सेम, ब्रांचिंग तीनों में सेम है, इसकी भी एक ब्रांच है, इसकी भी एक ही ब्रांच है, इसकी भी एक ही ब्रांच है। तो सरफेस एरिया वाला सीन भी यहां आएगी सिमेट्री। देखो ऐसा माना जाता है कि जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है ना वो क्लोजली पैक्ड होता है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन एकदम बहुत बढ़िया वाले होते हैं, क्रिस्टल लेटिस जो होता है उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से, देखो सोचो अगर छोटे छोटे साबुन है बॉक्स में पैक, उसको किसी और उसी बॉक्स में डालना है, कार्टून में डालना है, तो क्या करोगे आप, बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कर दोगे और वो एकदम बढ़िया वाले सेट हो जाएंगे। लेकिन यही मैं कुछ ऐसी चीज डालता जो अनइवन है, उसको मुझे बैग में पैक करना है, उस बॉक्स में पैक करना है, तो क्या वो परफेक्टली पैक होगा? बस वैसा ही कुछ समझो आप। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो वो ज्यादा अच्छे से क्लोजली पैक्ड होगा, जितना क्लोजली पैक्ड होगा उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, गलनांक ज्यादा। तो यहां पर देखो क्या ये सिमेट्रिक है ना, सामने दिख रहा है तुमको, इस मॉलिक्यूल में परफेक्ट सिमेट्री प्रेजेंट है। इसलिए देखो बॉइलिंग पॉइंट इनके सबके क्या हो गए, सेम, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इनका ऑलमोस्ट सेम बताते हैं, क्योंकि ना तो इसमें प्रॉपर सिमेट्री है और ना इसमें प्रॉपर सिमेट्री है। तो इस केस में इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और बकायदा बुक में है ना डेटा दे रखा है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना बताया, फर्स्ट वाले का 256, इसका 249, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 7 का डिफरेंस है, ठीक है, 56 और 49। लेकिन इसकी तरफ देखोगे तो 323, कहां 49 56 और कहां सीधा 23, ऑलमोस्ट 70 के आसपास, 65 70 के आसपास का डिफरेंस। और इसकी वजह कौन है, इसकी सिमेट्री। और अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करूं तो देखो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, 456 53, ये 446 और ये 448, क्या इन्हें ऑलमोस्ट सेम माना जा सकता है ना? बॉइलिंग पॉइंट्स कैन बी कंसिडर्ड ऑलमोस्ट सेम, बट बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो है उनमें काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो भी किसमें, थर्ड वाले में। एक क्वेश्चन लिखो इसके लिए, क्वेश्चन लिखोगे आप, लिखे मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमरिक डाइहेलोबेंजीन, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन are different with each other. Why? Explain. इसमें है ना एक क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड हो सकती थी कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर ऑलमोस्ट सेम बट मेल्टिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट विद ईच अदर, व्हाई एक्सप्लेन। समझे? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर ऑलमोस्ट सेम बट देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर क्वाइट डिफरेंट, व्हाई एक्सप्लेन। इसमें भी कोई इसको ज्यादा स्पेसिफिकली पूछ ले कि पैरा आइसोमर जो होता है वो ऑर्थो या मेटा आइसोमर से क्या होता है, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है, व्हाई एक्सप्लेन। सब एक ही बात है ना, हाँ बेटा, ये पैरा है, ये मेटा है, ये कौन हो गया, ऑर्थो। बात समझ में आई? कोई देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा वो लैंग्वेज टीचर पे छोड़ दो, वो टीचर अपने आप जो उसको ठीक लगेगा वो लैंग्वेज बोलेगा। आपको आंसर समझ में आना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है और हमको लिखना क्या है, बस। और कोशिश करो खुद से लिखने की, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है उतनी, आपका कॉन्सेप्ट उसमें आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो हो सकता है एक लाइन आप ज्यादा बोल रहे हो, या हो सकता है आप एक लाइन शॉर्ट करके लिखोगे। टीचर लिखा रहा है तो वो थोड़ा प्रिसाइज होकर लिखाएगा, थोड़ा स्पेसिफिक लिखाएगा। बच्चा खुद के मन से लिखेगा तो एक या दो लाइन एक्स्ट्रा लिखेगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा बड़ा डिफरेंस आने वाला नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे इसका, दिस इज ड्यू टू द
सिमेट्री प्रेजेंट इन पैरा आइसोमर, लिखा हुआ भी ये बुक में तुम्हारा, इट इज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट्स इन क्रिस्टल लेटिस बेटर एज कंपेयर्ड टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। जो लैंग्वेज बोली वो एग्जिटिस आपकी बुक में दे रखी है, एक बार देख लेना, लिख लेना, आ सकता है छोटा छोटा क्वेश्चंस, कोई बड़ी बात नहीं है, और आरबीएससी में तो आया हुआ भी है, शायद 24-25 के अराउंड ही आया हुआ है, ठीक है। फाइनली एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है, दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बची है, देख लो, हटा दो इसको, देखो अब दोनों छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक है डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी का सीधा मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास क्या कहलाएगी, डेंसिटी। जिसका मास जितना ज्यादा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेंगे, डेंसिटी बढ़ेगी, दैट्स इट। तो आपकी अगर बुक में अगर आप देखो तो आपके पास में एक है C3H7Cl, एक आपको दे रखा है C3H7Br, और एक आपको दे रखा है C3H7I। अब ये चार है। अब इन चारों में अगर आप डेंसिटीज की वैल्यू देखो तो इसकी डेंसिटी 0.89, वैसे आपको डेटा याद नहीं रखने, ये 1.335 और ये 1.747। क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, दैट्स इट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बहुत सिंपल सी चीज है ना, ये आप खुद ही कर लेना। अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की, अब देखो यहां क्या समझना है, अगेन आपको यहां पर भी वंडरवॉल फोर्स को ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पर दोनों में फर्क है। अभी पीछे जो पढ़ के आए थे वो और इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या है, आप सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्वेंट लेंगे ना भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इन विच, इन व्हाट, कोई ना कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट लेना तो पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या लेते हैं यहां पे, वाटर, इन वाटर। सॉल्युबिलिटी किसमें देखेंगे, इन वाटर। अब जिसका भी कंपैरिजन होगा वो किसके साथ होगा, वाटर के साथ। अब सुनना, अगर मुझे कोई पूछे सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसका मीनिंग क्या है, एल्काइल हैलाइड कितना इजीली वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में तो हमने उसी मॉलिक्यूल का उसी के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन देखा, लेकिन जब मैं बात सॉल्युबिलिटी की कर रहा हूं तो मैं उस मॉलिक्यूल का, अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं तो वाटर के साथ इंटरेक्शन देखूंगा। कोई मॉलिक्यूल वाटर के साथ कितना बढ़िया इंटरेक्शन रखेगा वो उतना ही मोर सॉल्युबल माना जाएगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना, ये जो R है बेटा ये है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। ये एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। कभी नाम सुना हुआ है, कहां सुना हुआ है, मिशेल फॉर्मेशन, एग्जैक्टली वही बात चल रही है। वहां पर भी कार्बन चेन के साथ में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O- हुआ करता था। इस पार्ट को हमने टेल पार्ट, इस पार्ट को हमने हेड बोला था। तो जो ये टेल पार्ट है, ये टेल पार्ट को हमने हाइड्रोफोबिक कहा था। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? वाटर रिपेलिंग पार्ट है। याद रखना, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप का पार्ट होगा, एज वेल एज नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस, कार्बन एटम इंक्रीजेस, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही वीक होने वाली है। तो सिंपल सी बात है कि सारा खेल इनके बीच के इंटरेक्शंस का है। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन उतना ही बढ़िया सॉल्युबिलिटी। तो यहां पे आपके बुक में एक स्टेटमेंट दे रखा है कि लोअर हेलो एल्केन्स आर क्वाइट सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। ये सब एक ही वर्ड है, स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलो, पार्शियली या पार्शियल सॉल्युबल बोलो, या लेस सॉल्युबल बोलो, सब एक ही बात है, होते हैं वाटर में। अब यहां एक छोटी सी कहानी में ट्विस्ट थोड़ा सा ये डाल देते हैं पूछने वाला कि देखो, अभी तो आपने कुछ टाइम पहले कहा कि एल्काइल हैलाइड जो होता है वो पोलर नेचर का होता है, बोला था? अरे बोला था ना। और तुमने केमिस्ट्री के अंदर
चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन में पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। वाटर भी क्या होता है अपने आप में, पोलर। तो भैया फिर तुम इसको क्यों कह रहे हो स्पेरिंगली सोल्यूबल? ये तो बढ़िया सोल्यूबिलिटी शो करना चाहिए। नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी भी समझनी बाकी है। देखो कैसे समझना बात को, छोटी सी चीज है। मैंने वाटर लिया, तो वाटर के अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना रहा है, और ये बॉन्ड जो है वो कैसा है बेटा? यस और नो? अच्छा, वैसे मैंने आपको बताया भी था, एक वाटर मॉलिक्यूल टेक्निकली कितने सारे वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है? 4। एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। यस और नो? अब मुझे इसमें डालना है RX को, एल्काइल हैलाइड को, और वैसे हमने कहा था कि एल्काइल हैलाइड्स के बीच में भी क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब देखो सारा खेल किस चीज का है। RX को अगर वाटर के साथ जुड़ना है तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और इस बॉन्ड को भी तोड़ना, और इसके और वाटर के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। एज बॉन्ड फॉर्मेशन इज exothermic process and bond cleavage is endothermic process। बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और जब नया बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा टेम्परेचर हीट रिलीज करता है। अब क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट, इन दोनों के बीच में जो न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड है या बनने वाला है, उससे रिलीज होने वाली एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द ऑलरेडी एग्जिस्ट बॉन्ड। ये सारी एनर्जी लेंगे तो एक दूसरे से। इस दोनों के बीच में बनने वाला न्यू बॉन्ड, नया बॉन्ड, जिसको बनने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, ये बॉन्ड एनर्जी कब कम रिलीज होती है और कब ज्यादा रिलीज होती है? जब बॉन्ड बहुत बढ़िया बनने के चांस होते हैं, बेस्ट बॉन्ड होता है ना, तब तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। और अगर इन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड नहीं है तो इसीलिए तो इससे निकलने वाली एनर्जी क्या हुई? बहुत कम, और वो सफिशिएंट नहीं है ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है वो सफिशिएंट और सफिशिएंट नहीं है। इस वजह से ये एल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, इसको बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, तो और इसको बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तो द एनर्जी रिलीज्ड when solute solvent interaction is happening, the energy released is not sufficient to break the already present existing bonds in between solvent solvent and solute solute। और हमारे लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो सीधी सी बात है, RX और H2O के बीच का नया बॉन्ड उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा है जितनी एनर्जी H2O के बीच के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है, एंड दैट इज व्हाई ये क्या होते हैं? स्पेरिंगली सोल्यूबल। बोलो क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो चीजें समझ में आनी जरूरी है, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा बात की बात है। भाई आपके दिमाग में भी आ सकता था ना कि सब RX जब पोलर है, RX जब पोलर है और वाटर भी अपने आप में क्या माना जाता है, तो फिर ये सोल्यूबल क्यों नहीं है? दैट मे बी एक अच्छा क्वेश्चन है एक तरह का। तो उसका जवाब आपके पास है कि हर बार पोलर पोलर को देख के ही जुड़ जाएगा और कोई फैक्टर लगेगा ही नहीं, ऐसा जरूरी। बहुत सारी चीजें देखनी होती है और बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होता है कि कोई जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर है ना? अगर हुआ तो मैं इसका आंसर अगर आपको हो तो बता दूंगा या क्वेश्चन बता दूंगा। टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।